Sir, may I come in? Right. Good evening, sir. Good evening, ma'am. बैठ Thank you, sir. परिचय दीजिए। Sir, can I take my name? साक्षात्कार ज्ञात में कुछ गाइडलाइन दी गई है ना? Yes. Sir, I have accumulated my knowledge over the years. I have done my graduation in civil engineering from NIT Uttarakhand. Then after I have done my post-graduation in history. And currently, sir, I am pursuing my master's in social work. And sir, my hobby is interacting with the old age people. ठीक है। लेकिन आप तो सिविल इंजीनियर हैं ना? Yes, sir. तो आप तो उसी फील्ड में आपको एक्सेल करना चाहिए। क्या आप बनना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर? सर, मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आती हूँ, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। एक प्रेग्नेंट महिला थी, तो उनको डॉक्टर ने सिटी हॉस्पिटल के रेफर किया था, जो कि वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे था। तो महिला, उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया था। उसके अलावा जब मैं अपने गाँव की समस्याओं को देखती हूँ, जैसे वहाँ पे हैंडपम्प वगैरह हैं, अगर वो फंक्शन नहीं करते हैं तो पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जब मैं ये सब देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसा कर सकूँ जिससे कि एक पॉलिसी लेवल पे मैं चेंज ला सकूँ, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, जिससे लोगों की लाइफ में चेंज हो सके एक बेसिक लेवल पे, क्योंकि बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो सके। ये सब एक्सपीरियंस आपको कब हुआ? ये बीटेक करने के बाद? नहीं सर, वो पहले से ही था। सिविल बीटेक इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए था आपको। रिसोर्सेज गवर्नमेंट के बेस्ट हो गए, पेरेंट्स ने 4 साल आपको पढ़ाया लिखा है। अब सिविल इंजीनियरिंग में जो आपने पढ़ाई लिखाई की, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है ना। आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगी तो। सर, आई वुड बेग टू डिफर। मुझे जो सिविल इंजीनियरिंग से एक क्रिटिकल एनालिसिस की और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला, उसका मैं एप्लीकेशन करूंगी। सर, हो सकता है मैं डीएम बन के ऐसे एसडीएम बन के ऐसे जगह पे जाऊँ जहाँ पे फ्लडिंग की प्रॉब्लम है या जहाँ पे ब्रिजेस वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे मुझे मेरी ये नॉलेज हेल्प करेगी। ये डिप्टी कलेक्टर का बेसिक वर्क नहीं है। ये सब काम तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब करते हैं सर। बट ये तो बताने के लिए आपको बताना है कि बताइए। सर, एक ओवरलुक करना कि कॉन्ट्रैक्टर काम वगैरह सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। और सर, बस यही नहीं कि कोई सिविल वर्क चल रहा हो। सिविल इंजीनियरिंग के 4 साल के कोर्स में हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिससे हमको एक क्रिटिकल एनालिसिस, डेटा का एनालिसिस करना और उससे एक कंक्लूजन पे आना, ये सब जो एक डेवलप हुआ है सर, वो आई थिंक मेरे। ठीक है, चलिए कुछ एक आप बताइए डिप्टी कलेक्टर की कुछ एक क्वालिटीज सर मुझे जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। ये जो आपने बताया ये नहीं, जो आपका एक्सपीरियंस ये नहीं, कुछ एक क्वालिटीज डिप्टी कलेक्टर की जो आपको अट्रैक्ट करती हैं और शायद आप में भी पाई जाती है। सर, एक इंटीग्रिटी है, उसके अलावा जो एम्पैथी है, उसके अलावा जो एक ऑब्जेक्टिविटी है। सर, ये 3 क्वालिटीज है जो मुझे लगता है कि एक एसडीएम में होनी चाहिए। कुछ एक वीकनेसेस है आप में? सर, ऐसे तो मैं कोई वीकनेस नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो रहने दीजिए, मत बताइए। ओके सर। सर, आपने कहा कि डिप्टी कलेक्टर के लिए एम्पैथी एक क्वालिटी है। यस सर। एक और शब्द है इसी तरह का, सिंपैथी। यस सर। एम्पैथी से कैसे डिफरेंट है वो? सर, सिंपैथी होती है जैसे कि कोई महिला है सड़क के किनारे और वो ठंडी में बिना गर्म वस्त्रों के है, मुझे उसको देखकर दया आ रही है, वो सिंपैथी है। लेकिन जब मैं उसको उसी दया से मेरे अंदर ये भावना आती है कि मैं उसकी इस समस्या को दूर करूं, जैसे मैंने उसको कंबल दे दिया, तो वो एम्पैथी है। तो वो जो ड्राइव है कि मैं उसकी समस्या को दूर कर सकूं सर, वो एम्पैथी होती है। तो डिप्टी कलेक्टर को एम्पैथेटिक होना चाहिए या सिंपैथेटिक होना चाहिए, क्या मानती हैं आप? सर, वैसे तो कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे एक रैशनैलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। अब ऐसे एम्पैथी ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए, लेकिन सर कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। एक और ट्विन वर्ड्स हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इनमें क्या डिफरेंस है? सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि मुझे कोई कार्य दिया गया कि
सपोज दैट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें सभी के यहाँ राशन पहुंच जाना चाहिए, ये है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ कार्य हो जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मेरी ये है कि अगर कोई घोटाला हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, अगर उनको राशन नहीं मिला या कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां हुई या कुछ हुई, तो वो अकाउंटेबिलिटी है। सामने आके मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मुझे अकाउंटेबिलिटी है लोगों की तरफ, अपने डिपार्टमेंट की तरफ। तो सर वो अकाउंटेबिलिटी होती है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, किस विषय में किया? सर मैंने हिस्ट्री में किया है और अभी मैं करंटली सोशल वर्क में परस्यू कर रही हूँ। हिस्ट्री की क्या परिभाषा देते हैं आप लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है? तो हाउ हिस्ट्री इज डिफाइंड, इतिहास क्या है? Sir, history can be defined as study of the events and analyzing it. What was the causes? What were the aftermaths? So that is history. Basically, it is a scientific analysis of the events that occurred. हिस्ट्री को एक थिंकर ने कहा कि एक्चुअल हिस्ट्री इज सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। कौन थिंकर इस तरह की बात करता है? सर ओवरऑल तो जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो ऐसे बात करते हैं। बाकी सर एग्जैक्ट हिस्टोरियन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। ठीक है। सिंस आपने सिविल इंजीनियरिंग परस्यू किया है, Yes, ma'am. आप बता सकती हैं व्हाट आर द रोल्स ऑफ द सिविल इंजीनियर व्हाइल यू आर मैनेजिंग द डिजास्टर? Ma'am, in the immediate or in the long term? बोथ। Okay. Ma'am, in the immediate, if I am a civil engineer, so after all the evacuation and everything has been done and the relief work has been done, so my part would be to analyze what went wrong. Was there some structural issue, or the quality control was not there, or it was a maintenance failure? So I need to learn from it. And in the long term, I need to avoid these mistakes, use the AI and other things. If there was the quality control, so I should talk with the administration that the contractor whosoever was responsible should be blacklisted, and I will try to look after the many innovative solutions which are there in the civil engineering field to apply. Since you have also studied history, can you please enumerate the shift in the role of women in all the three timelines of the history: ancient, medieval, and the modern? Change in the role of the women. Now, if we see the ancient history, during the Rig Vedic, the women were allowed to study and they used to be in the part of the Samiti. However, as the time progressed, if we see the Gupta period, they were denied of many rights. So we see the women being taken aback from the social life. If we see the medieval, a lot of the rigorous practices like the Parda system and other came into the forefront. And although there were exceptions like the Rajia Sultan, she became the women ruler. And apart from that, if I see the modern period, so there the women started their struggle to gain their rights. Many men like the Raja Ram Mohan Roy and many others also pursued for their rights, and the women also came in the forefront. And we can see the women participation in the National Congress, this non-cooperation movement and the National Congress. So in this way it was changing now. Okay. What are the three proponents of the rule of law? Rule of law. Ma'am, it was given by A.V. Dicey, and under that, nobody should be punished without the law, and the law should be derived from the constitution. Although in Britain it is different, that is from the parliament, but in India it is driven by the constitution. And ma'am, the third is that everybody is equal in the eyes of the law. Where does this concept of rule of law is witnessed under the constitution? Ma'am, Article 14. Article 14. What does Article 14 say? Ma'am, it talks about the equality. Equality. Is there any difference between equality and equity? Yes, ma'am. What is that? Ma'am, equality, when we try to ensure the equality among the equals, equity is something if someone is of shorter height,
then he needs to, maybe two is told to look over the match, and if somebody is taller, so maybe he does not need. So according to the need, we modify the ठीक so our affirmative actions. that's right. न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? Sir, the Hindu. कौन सा? The Hindu. द हिंदू। Yes. एडिटर कौन है द हिंदू के? कब से Sorry. पढ़ रहे हैं द हिंदू? Sorry, sir, I could not recall. कब से पढ़ रहे हैं द हिंदू? Sir, 1 साल. तो पता होना चाहिए। Sorry, sir. I will look upon. अच्छा, इधर एक चर्चा है कि भारत में, चर्चा क्या है, एक अमेरिकन रिपोर्ट आई है कि भारत में बुजुर्गों की तुलना में युवाओं में तनाव 3 गुना ज्यादा है। Sir. जो मानसिक स्वास्थ्य गुणांक है वो 33 है, काफी कम है अन्य देशों की तुलना में। क्या कारण हो सकता है? सर, सबसे पहले तो एक तो करियर की टेंशन है यूथ में, युवाओं में आजकल। दूसरा, उनको इतना ये जो सोशल मीडिया एडिक्शन है सर, इनका एल्गोरिदम ऐसा होता है कि वो बच्चों को एक लेस फील कराते हैं, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको लो कर देते हैं, वो हमेशा एक कंपैरेटिव मोड में रहते हैं। और कोई तो, कारण नहीं, बस कारण गिना दीजिए, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके सर। सर, सोशल मीडिया एडिक्शन जो है ये है, उसके अलावा करियर जो चॉइसेस हैं, और जो रिपोर्ट है उसमें कैरियर की बात नहीं की गई है, स्मार्टफोन की बात की गई, चलिए उसको सोशल मीडिया मान लेते हैं। और खाने पीने का, उसके अलावा सर ये जो प्रोसेस्ड फूड वगैरह खा रहे हैं वो भी उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। बहुत सारी रिसर्च हुई है जो ये बता रहे हैं। हाँ, जंक फूड एक कारण है, ठीक है। रिश्तों में दूरी, ये सर वो आजकल वही है कि एडिक्शन इतना है कि वो पर्सनल जो रिलेशन है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है, तो एक आइसोलेशन रहता है उनको। तो ठीक वो, है। 10 ग्राम सोने की कीमत बता दीजिए। सर आई एम नॉट श्योर बट इट इज समथिंग अराउंड $5,000. इट हैज रीच्ड दैट मार्क। इंडियन रुपीज में बताइए, कहाँ डॉलर की बात कर रही है? हम सब लोग तो रुपए में मार्केटिंग करते हैं ना, परचेजिंग। यस सर। सर 10 से 15,000, सॉरी सर एग्जैक्ट कन्वर्जन मुझे याद नहीं आ रहा, तो 10 से 15,000 के बीच में। चलिए, केजरीवाल और ये सिसोदिया जी, यस। सीएम डिप्टी सीएम जो रहे दिल्ली के, एक केस में बरी हो गए कल यस सर। अपने 21 अन्य साथियों के साथ। सर लिकर केस है एक साल। क्या मामला था? लिकर केस में क्या था? कौन सा ऐसा प्रूफ नहीं मिला? सरकार तक चली गई इनकी, और फिर कोर्ट में नहीं टिक सका केस, बरी कर दिया गया सबके सबको। सर जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रही हूँ उसमें ये था कि एक एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी जिससे जो लाइसेंसिंग था उसमें कुछ ऐसा एलिज किया गया था कि उसमें कुछ करप्शन हुआ है, और लेकिन जांच के बाद ईडी सीबीआई ऐसा कोई प्रूफ नहीं दे पाई जिससे डायरेक्टली लिंक किया जा सके कि करप्शन जो है केजरीवाल जी ने या एक उस समय चर्चा में साउथ लॉबी थी, तो आपको ध्यान हो तो कुछ आइडिया है? साउथ लॉबी नो सर, सॉरी कौन सर, थी, क्या थी? आई कैन नॉट। अच्छा, अभी एक खबर और है कि अनिल अंबानी की पाली हिल की कोठी जब्त हो गई। क्यों जब्त हो गई? क्या कारण हो सकता है? सर उनका एक बहुत पहले से बैंकरप्सी का केस चल रहा है और कई चीजों में, तो इस वजह से शायद हो सकता है कि सीज कर लिया गया हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? सर मैं इंग्लिश में देती थी हर जगह, बट मुझे कहा गया था कि अगर प्रश्न हिंदी में आ रहा है तो आप हिंदी में जवाब दीजिए, तो मैंने यहाँ पे हिंदी में ट्राई किया, तो थोड़ा सा देखिए, यही करना है कि आप तो डिप्टी कलेक्टर बन करके जाएंगी, तो बैठेंगी तहसील में, जो आपसे मिलने जुलने वाले होंगे उसमें अंग्रेजी कितने लोगों को आती होगी, कैसे उनकी समस्या सुनेंगी, सुलझाएंगी आप? एडवोकेट्स आएंगे तो वो भी
20-25 में 1-2 होंगे जो अंग्रेजी वाले होंगे। तो इसलिए इस कमीशन में आप देखिए कि इंटरव्यू में मीडियम नहीं मांगा गया, हिंदी और इंग्लिश नहीं। तो वहाँ बैठे हुए लोग आपसे हिंदी में बात करें तो आप हिंदी में जवाब दीजिए, ओके सर। कि आपसे अंग्रेजी में बात करें तो आप अंग्रेजी में जवाब दीजिए। तो आपका रिहर्सल इसी तरह से होना है। कोई हिंदी में ही पूछेगा, आप अंग्रेजी में बताती रहेंगे, तो फिर ये अच्छा नहीं माना जाएगा, यस सर। है ना? उसका कारण यही है जो हमने अभी आपको बताया। ओके सर। तो आपका 14 को है, यस सर। तो आप 2-3 मॉक दे करके बीच में ये रिहर्सल कर लीजिए। हिंदी वाले को हिंदी में जवाब दीजिए, अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी। Yes, sir. बाकी ओवरऑल आपका अच्छा रहा इंटरव्यू। Thank आप you, sir. डिजर्व करती हैं 65 के आसपास के लिए। बाकी 5 नंबर 10 नंबर और मिल जाए तो क्या हर्ज है। 75 अधिकतम मिलता है, ओके सर। न्यूनतम 40। 60-65 के डिजर्व कर रहे हैं। अब इसको कन्वर्ट करना आपको किस में? 75 टारगेट है। 75 तो मान लीजिए कोई बहुत इम्प्रेस हो गया बोर्ड तो किसी किसी को दे देता है, बट 70 ±5 टू ये तो मिल सकता है ना। सर सुधार कहाँ का किया जा सुधार सकता है? कुछ नहीं करना है आपको। ग्रेटिंग जैसे आप सबको अलग अलग कर रही थी, हो Yes, सकता है कहीं बताया गया हो, तो ये ठीक नहीं। आप बोर्ड को एक बार में कीजिए। जैसे आप थैंक यू बोल करके चली गई, यस बोर्ड को एक बार में आपने थैंक यू बोला ना, सबको अलग अलग नहीं बोला। यस सर। वैसे ग्रीटिंग भी एक बार में कीजिए। कोई लेडी मेंबर है तो आप अलग से उनको कर लीजिए ओके सर। बाद में। पहले बोर्ड को कीजिए, फिर लेडी मेंबर है तो उनको कर लीजिए ये। और बाकी ठीक बैठी थी, बातचीत ठीक कर रही थी, थोड़ा और स्ट्रेट बैठी तो शायद जो है कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। ओके सर। घुटने से और ऊपर हाथ हटाइए। हाँ अच्छा। ऊपर, हाँ ठीक है। और आई कांटेक्ट को लेकर के ये था कि जैसे सर सवाल पूछ रहे हैं तो सर की तरफ आप मुखातिब थी। मैक्सिमम टाइम तक तो ये ठीक है, बट एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी आपको नजर घुमा लेना है। अब हमसे बात कर रहे हैं तो अगल बगल के सदस्यों की तरफ एक आध बार हो सकता है कहीं बताया जाता हो जो सवाल पूछे उसी की तरफ देखना है पूरे टाइम यस सर, तक। बताया पूरे गया है। टाइम नहीं, मैक्सिमम टाइम तक देखना है। एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी। भाई सब लोग तो सुन रहे हैं ना आपको, यस तो सर। सभी को इन्वॉल्व करना है। ये 2 वे प्रोसेस है, ठीक है। ये कर लीजिए। बाकी आपका स्पीच मैनरिज्म ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, मेंटल अवेयरनेस का जो लेवल वो भी ठीक है। तो पर्सनालिटी ट्रेड्स के लेवल पर आप बिल्कुल फिट कैंडिडेट हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डिजर्व करती हैं 65, 70, 75 के लिए। सॉरी बोली, जो प्रश्न आए उसमें सीधे सॉरी बोलिए। तो सॉरी बोल के गिल्ट ना महसूस करिए। 2-3-4 सवाल में बोलना पड़े, आप बोलिए ना, ठीक है। बाकी न्यूज़पेपर ठीक से एक पढ़िए, कोई न्यूज़पेपर, और एक न्यूज़ चैनल सुनिए, और फिर अपनी राय बनाइए टू द पॉइंट। ये पूछा जाएगा तो हम ये जवाब देंगे। सर अभी तो वो जो संसद टीवी यूट्यूब पे है उस पे वो सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की जो रहती है और बोर्ड मेंबर्स है तो उनका अब वो मेंस के लिए छोड़ दीजिए, संसद टीवी वगैरह वो सब मेंस के लिए है। अच्छा। अब तो यहाँ बैठे हुए लोग गेस्ट हाउस में रहते हैं, न्यूज़पेपर सब लोग देखते हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, ये सब। एक ये पेपर ले लीजिए और एक आज तक या एनडीटीवी वगैरह सुनिए, प्रैक्टिकल बन करके। ओके तो सर। प्रैक्टिकल आंसर आपको देना है। संसद टीवी में जो बहस और ये सब सुनती है तो सब मौका ही नहीं मिलेगा उतना आपको बताने कहने का, ओके सर। ठीक है। सर एक ये सवाल था कि सिविल इंजीनियरिंग किस लेवल तक प्रिपेयर करें, क्योंकि आज सुबह मेरी बहन का था नहीं कुछ आयोग नहीं। में, हाँ तो उनसे पूछ लिए कि वो जैग क्या होता है, जिगजैग क्या होता है, तो मतलब और सिविल इंजीनियरिंग अब कुछ मत पढ़िए, आप छोड़ चुकी हैं उसको। जो आता है उसको बता दीजिए, जो नहीं आता है तो उसमें सॉरी बोल दीजिए। ये बोल दीजिए कि सर अब तो हम सिलेबस ओरिएंटेड, सिलेबस फोकस्ड अप्लाई कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग का जो आपने एडवांटेज बताया वो बताइए, जो उसका एप्लीकेशन जो उसमें आपने पढ़ा है नहीं बताया आपने कि डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो किस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे। यस सर। साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक अप्रोच, एनालिसिस वगैरह की जो स्ट्रेटेजी है वो ठीक है, उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आंख नहीं फोड़ना है। मेंस में आपने जो कमाल करना था आपने किया है। जो मेरिट बनेगा तो मेंस में 1500 जो आपने कमाल किया है, प्लस इंटरव्यू का आगे जुड़ेगा। ओके सर। इंटरव्यू में न्यूनतम 40 मिलता है, 40 पाके भी डिप्टी कलेक्टर लोग बनते हैं।
सर वो एक क्वेश्चन छूट गया था तो उसके लिए वजह से बहुत नर्वसनेस हो रही कि इसमें अच्छा करना है। इसमें मेंस में एक क्वेश्चन छूट गया था 15 मार्क्स का, बाकी तो अच्छा हुआ है लेकिन थोड़ा सा कोई बात नर्वसनेस नहीं, सभी के साथ कुछ होता है, कुछ छोड़ता है, कुछ लिखते हैं। होपफुल रहिए, अच्छा पद मिलेगा। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू।